नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हर एक प्रश्न विज्ञान का यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों लगातार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, जिससे कि दोस्तों इन प्रश्नों को पढ़कर जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ से दोस्तों अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको दोस्तों उनके आंसर पता होना चाहिए, जिसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। ठीक है, और अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, वह वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है कहलाती है। दोस्तों आपने पहले भी अगर एग्जाम दिया होगा तो आपको साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिला होगा। ठीक है, कि वह वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित होती हैं वे वस्तुएं क्या कहलाती है। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों साइंस के अंतर्गत पूछा जाने वाला ये। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, दीप्त वस्तुएं कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, जो वस्तुएं अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वे दीप्ति वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, दीप्त वस्तुएं। लाल रक्त कोशिकाओं को किसके रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिकाओं को और किसके रूप में भी जाना जाता है तो याद रखिए दोस्तों, एरिथ्रोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। और अगर आपको पूछा जाएगा कि श्वेत रक्त कणिकाओं को या श्वेत रक्त कोशिकाओं को किस रूप में जाना जाता है तो उसको याद रखिएगा आप, ल्यूकोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स, श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ आपको पता चल गई। पारा के अलावा अन्य कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है। देखिए दोस्तों, जो पारा होता है वो एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर, ठीक है ना, ये तरल होती है। इसके अलावा आपको पूछा जाता है अगर एग्जाम में कि कौन सी धातु है तो याद रखिएगा दोस्तों, वो धातु आपकी गैलियम। ठीक है, जो कि सामान्य कमरे के तापमान पर क्या रहती है, तरल अवस्था में रहती है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों याद रख के जाइएगा, एग्जाम के लिए दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होगा ये। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, आंसर याद रखिएगा, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था। ये समझ ली दोस्तों कि विज्ञान में लगभग हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, डार्विन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, डार्विन। काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। ठीक है, और जिनको नहीं पता है तो याद रख के जाइएगा एग्जाम में। जब आप स्वयं के तन पर इत्र लगाते हैं तो आप ठंडा महसूस करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों आपको कभी पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इनका कारण बताना है आपको कि जब आप अपने बॉडी पर दोस्तों जब हम इत्र लगाते हैं, ठीक है ना, तो हमें ठंडा महसूस होता है। इसलिए होता है दोस्तों कि इसमें जो उपस्थित विलायक होता है ना, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं आप, इसमें जो उपस्थित विलायक होता है वो आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित करके आसानी से वापस हो जाता है, इसलिए हमें ठंडा महसूस होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आपने पढ़ लिया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत क्रमिक विकास के लिए प्रमाण प्रदान करते हैं। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वे कौन कौन से स्रोत हैं जो क्रमिक विकास के लिए, ठीक है ना, क्रमिक विकास के लिए प्रमाण प्रदान करते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, होमोलॉग्स ऑर्गन्स, एनालॉग्स ऑर्गन्स और जीवाश्म, ये तीनों ही स्रोत क्रमिक विकास के लिए प्रमाण प्रदान करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाता है या कहलाती है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, किसी भी वस्तु में, ठीक है, किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो संचित ऊर्जा होती है दोस्तों, वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थिति के कारण संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, याद रख के जाइएगा एग्जाम में, आपको काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
कोशिका के भीतर छोटी संरचनाएं जो एक साथ कार्य करती है वह कहलाती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि कोशिकाओं के भीतर जो छोटी छोटी संरचनाएं होती है जो एक साथ कार्य करती है वो कोशिकांग कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, कोशिकांग कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी याद रख के जाएगा एग्जाम में, अगर आपको पूछा जाता है तो पता होना चाहिए। ठीक है, मनुष्य में बौनापन किसके स्त्राव के कारण होता है? ठीक है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि मनुष्यों में बौनापन किसके स्त्राव के कारण होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, थायरक्सिन हार्मोन के स्त्राव के कारण होता है। ठीक है ना, आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि थायरक्सिन हार्मोन, ठीक है, के स्त्राव के कारण ही मनुष्यों में बौनापन होता है, इसका कारण। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा एक सीमित संसाधन है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको एक सीमित संसाधन बताना है। आपको ऑप्शन पढ़ते ही दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि जो कोयला है वो एक सीमित संसाधन है, बाकी वर्षा, अवक्षेपण वायु और ज्वारीय ऊर्जा ये तीनों ही आपके एक असीमित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोयला एक सीमित संसाधन है। ठीक है, उन ऑर्गन्स के नाम बताइए जिनकी संरचना अलग अलग प्रकार की है लेकिन समान रूप से दिखाई देते हैं और एक जैसे ही कार्य करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि उन ऑर्गन्स के नाम बताना है जो संरचना तो अलग अलग प्रकार की होती है लेकिन समान रूप से दिखाई देते हैं और कार्य भी एक जैसे करते हैं। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन साइंस में पूछा जाता है, एनालॉग्स ऑर्गन्स कहा जाता है इन्हें, याद रखिएगा, एनालॉगस ऑर्गन्स कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा एग्जाम में। मोमबत्तियाँ और सौंदर्य प्रसाधन किस से बने होते हैं? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि मोमबत्तियाँ और सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं वो किस से बने होते हैं, तो याद रखिए दोस्तों, पैराफिन मोम से बने होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, पैराफिन मोम। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों, कि आपको बताना है कि वो यंत्र कौन सा है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर आपको पूछा जाए, बहुत से लोगों को आंसर पता है दोस्तों इसका, वो है बैटरी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, बैटरी जो है दोस्तों वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। मौजूदा प्रजातियों से नई प्रजातियां विकसित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, आप खाली इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि मौजूदा प्रजातियों से जो नई प्रजातियां विकसित होने वाली प्रक्रिया होती है दोस्तों उसे प्रजातिकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रजातिकरण। आपको खाली क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। उस ग्रंथि का नाम अगर आपको पूछा जाता है जो कि रक्तचाप को नियंत्रित करती है, तो याद रखिएगा दोस्तों वो है अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि जो है दोस्तों वो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना दोस्तों कि प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, तो याद रखिएगा, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है प्लेटलेट्स को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स। मात्र दो उत्तक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? ठीक है, आपको बताना दोस्तों वो कौन से दो उत्तक हैं जो आपके ब्लड से, खून से, रक्त से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, नाखून और कार्निया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, नाखून और कार्निया ऐसे शरीर में उपस्थित ऐसे दो उत्तक हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। पौधों पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? ठीक है, आपको बताना है पौधे का वो कौन सा हार्मोन होता है जो फसलों को गिरने से बचाता है। ठीक है ना, तो वो है दोस्तों आपका ऑक्सिन। क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑक्सिन हार्मोन है वो फसलों को गिरने से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रख के जाइएगा।
हाइड्रा किसके द्वारा प्रजनन करता है? ठीक है, आपको बताना है जो हाइड्रा होता है दोस्तों, उसमें जो प्रजनन क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? ठीक है, प्रजनन किसके द्वारा करता है? तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा मुकुलन। ठीक है, मुकुलन के कारण जो हाइड्रा है वो मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। ठीक है, हाइड्रा। एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह है। आपको बताना दोस्तों, एक सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, एक सर्वदाता व्यक्ति का अगर रक्त समूह पूछा जाए तो दोस्तों वो होता है ओ। ठीक है, ब्लड ग्रुप जो है ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा ओ। मनुष्य में भोजन के पाचन से संबंधित प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है साइंस के अंतर्गत। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि मनुष्य में जो भोजन के पाचन से संबंधित प्रक्रिया होती है वो मुंह से, ठीक है, याद रखिएगा मुंह से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा मुंह। सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस करते हैं, क्यों? ठीक है, आपको कारण से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसका कारण बताइए, ऐसा क्यों होता है। तो उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों कि सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़े में अधिक सहज महसूस इसलिए करते हैं दोस्तों कि जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं ना वो अधिक गर्मी को, मतलब अधिक गर्मी को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है ना, जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं वो अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं दोस्तों, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपको दिया गया है दोस्तों कि के इकाई, ठीक है, आपको के इकाई दी गई है, क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो के मतलब आप समझ रहे होंगे केल्विन, और केल्विन जो है दोस्तों वो तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, केल्विन इकाई का जो प्रयोग है दोस्तों वो तापमान मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा तापमान। एल्यूमिनियम को खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो एल्यूमिनियम होता है इसका जो प्रयोग किया जाता है वो अधिकतर खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं, ठीक है ना, उनको बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऐसा किया जाता है दोस्तों क्योंकि यह ताप का बहुत अच्छा सुचालक है। ठीक है, इसीलिए एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है अधिकतर खाना बनाने के बर्तन के लिए। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्न वर्णित अनावृत बीजी के बारे में विशेषताओं में से कौन सी एक गलत है उसकी पहचान करें। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि अनावृत बीज के बारे में जो विशेषताएं होती है अनावृत बीज की, उसमें एक कौन सी गलत है। ठीक है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से जो अनावृत बीज के बारे में गलत है वो है दोस्तों कि इनमें रंगीन फूल आते हैं। ठीक है, यह ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि यह इसकी विशेषता के बारे में कथन गलत है। ठीक है, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों फसल संयंत्र का जो कवक रोग है, कवक रोग वो कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो याद रखिए दोस्तों जो कपास का विल्ट रोग है, ठीक है, वो फसल संयंत्र के एक कवक रोग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा कपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन घटकों के नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन, गैस, पोषक तत्व, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं आपके वो प्रोटीन, गैस और पोषक तत्व, ये तीनों ही आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को किसमें मापा जाता है? ठीक है, आप सभी को दोस्तों ये पता है कि तारे और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। और आपको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों कि प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? तो याद रखिएगा दोस्तों दूरी को मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है, बहुत अधिक दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा, ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जब जमीन में गिरती है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिरती है तो दोस्त की जो कुल ऊर्जा रहती है वो स्थिर रहती है। ठीक है ना, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आप सिलेक्शन के और भी करीब चले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है। ठीक है, आपको बताना है कि मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है बाएं सिरे से।
ठीक है, याद रखिएगा बाएं सिरा से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रख के जाइएगा। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? आपको एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन के आइसोटोप के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो वो है दोस्तों आपका, देखिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीनों ही दोस्तों आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। श्वेत रक्त कोशिकाओं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो श्वेत रक्त कोशिकाओं को, ठीक है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेनोसाइट्स। ठीक है, याद रखिएगा ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रानोसाइट्स। तो ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, दो भागों में विभाजित किया जाता है। जीव विज्ञान में निम्न में से कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स के रूप में जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जीव विज्ञान में निम्न में से कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स के रूप में जाना जाता है दोस्तों एटीपी को। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से जूल किसका मात्रक है? देखिए, आपको साइंस के अंतर्गत एक ना एक क्वेश्चन मात्रक से रिलेटेड जरूर पूछा जाएगा कि किसका मात्रक क्या है। ठीक है, तो जूल जो है दोस्तों वो कार्य का मात्रक है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, जूल कार्य का मात्रक है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा को किसके द्वारा बनाया रखा जा सकता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि पृथ्वी पर जो कुल जल की मात्रा है, इसको दोस्तों जल चक्र के द्वारा, किसके द्वारा? जल चक्र के द्वारा बनाया रखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे दोस्तों आपके साइंस के अंतर्गत लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।